उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। जीतने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। 26 जून के बाद मंगलौर और बद्रीनाथ में भाजपा उतारेगी अपने स्टार प्रचारक। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। एनजीटी के आदेशों पर हो रहा अवैध बस्तियां हटाने का काम। रिस्पना नदी के किनारे करीब 450 अतिक्रमण। मुख्य सचिव ने जाली प्रमाण पत्रों के मामलों में कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। आम जनता के लिए जन्म मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया अत्यंत सरल बनाने के भी निर्देश जारी। चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की ओर जा रही एक बस भंसारी के पास खाई में गिरने से बची। बस में 30 यात्री थे सवार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा होते सभी देशवासी देख रहे हैं। देश में समान नागरिक का अधिकार पर कार्य हो रहा है। देश की आजादी के बाद अब जाकर कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राजनेता थे, शिक्षाविद थे, विचारक थे और एक बड़े परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताश्री कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया, वो आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर एक बट वृक्ष बन गया है। डॉक्टर साहब का बलिदान हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो समर्पण है उसकी याद दिलाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमेशा समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों का समर्थन किया और आज उनके सपनों का भारत एक ऐसा भारत था जहां सभी के लिए समान नागरिक अधिकार हों, सभी एक साथ कर्तव्य पथ पर एकजुट हों। मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से देश की आजादी के बाद लंबे समय से जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, वो काम जो कोई नहीं कर सका, भारत मां के सपूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश की राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा, 3 राज्य, इनकी बैठक भारत सरकार मंत्री बने अजय टम्टा जी के आवास पर होगी। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी इस बैठक में रहने वाले हैं। प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सहप्रभारी रेखा जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। साथ साथ नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में की दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं होंगी, उनके कार्यक्रम का स्वरूप तैयार होगा। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं लगातार चुनाव की तैयारी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि शासन चलाना तो कांग्रेस को ही आता है। साथ ही कहा कि भाजपा में 100 से अधिक सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और मंत्रिमंडल में भी आधे से अधिक मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से। इसलिए चुनाव के समय कांग्रेस से नेताओं को तोड़कर भाजपा अपने खेमे में लाती है। साथ ही कहा कि उन्हें पता है कि उनके पास योग्य नेताओं की कमी है।
बीजेपी की हालत खराब है। मैंने कहा ना 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, मंत्रिमंडल में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि में हैं, लेकिन उसके अलावा भी शासन करना तो कांग्रेस को ही आता है। इसलिए मंत्रियों के लिए कांग्रेस से लोगों को ले जाया जाता है। बीजेपी की हालत खराब है। और इस समय भी देख लीजिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, 2 अधिकारी चला रहे हैं, पूरा तंत्र जो है 2 अधिकारियों के ऊपर है। उत्तराखंड में वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए देहरादून संभाग ने चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया है। इसी को देखते हुए आरटीओ एनफोर्समेंट शहर के विभिन्न चौराहों पर चालान काट रहा है। वहीं आरटीओ एनफोर्समेंट राजेंद्र बिराटिया के अनुसार लगातार कई दिनों से शहर के अंदर चालान और चेकिंग अभियान तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही है और ओवरलोडिंग मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही कई लोग दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। कर रहा है। पहला काम तो हम परिवर्तन कार्यवाही के माध्यम से करते हैं और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमें सौंपा गया है वो है रोड सेफ्टी का। तो परिवहन विभाग एक और तरीके से चालानी कार्रवाई करता है। दूसरा आजकल जो है जनता को जागरूक करने का काम भी परिवहन विभाग कर रहा है, जिसमें जो है परिवहन विभाग के द्वारा जो है पिछले वित्तीय वर्ष में जो है लगभग 21,000 के आसपास चालान किए गए होंगे और साथ साथ हमने जो है इसमें 450 के आसपास वाहन भी बंद किए हैं। इसके साथ आम जनता को जागरूक भी करते हैं कि वो अपने जो भी ऑफेंस करते हैं तो उनको जो है दोहराए ना। उत्तराखंड में विश्व विख्यात चारधाम यात्रा मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र की मानी जाती है, जो हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक होती है। इसीलिए 2 सालों से जिस तरह श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, उससे सरकार ने चारधाम यात्रा के नए विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है, जो शायद कुमाऊं क्षेत्र से शुरू हो सकता है। हालांकि सरकार के इस फैसले का गढ़वाल के लोग और उनके अपने नेता विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 2 सालों से गढ़वाल क्षेत्र में चलने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2023 की यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए, जबकि इस साल भी श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। श्रद्धालुओं की इस बढ़ती संख्या के कारण कई बार सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिलता है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए यात्रा मार्ग के लिए नए विकल्प को तलाशना शुरू कर दिया है, जो कुमाऊं क्षेत्र से होकर जाता है। खबर है कि सरकार रामनगर से भी चारधाम यात्रा करने के मूड में है, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश के ट्रैफिक को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार को बृहद रूप से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कुमाऊं से अगर यात्रा शुरू होती है तो उसे हरिद्वार और ऋषिकेश में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सकेगा। जब यात्रा का होता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कंजेशन ना हो, भीड़ भाड़ ना लगे। आपने देखा होगा कि आप जब मसूरी जाते हैं तो 1 घंटे में मसूरी पहुंच जाते हैं, और जब लाइब्रेरी चौक में हम जाते हैं तो लाइब्रेरी चौक में वहाँ जो कंजेशन होता है उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो यही हम चाहते हैं, कंजेशन ना हो, डिटूर लोग करें। और हम ये भी बताने जा रहे हैं कि अगर तोता घाटी टूटी हुई है या मार्ग रद्द है तो आप टेहरी से चले जाएं। तो हम सारे ही वैकल्पिक मार्गों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की दलील है कि वह ट्रैफिक के बोझ को एक जगह से डाइवर्ट करके उसे कम करना चाहती है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर गढ़वाल के व्यापारी और स्थानीय लोग नाराज हैं और सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों को लगता है कि इससे उनका व्यापार घटेगा। यही नहीं, देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का अपना धार्मिक महत्व है और यात्रा का पूरा मार्ग कई मायनों में धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसीलिए बेहतर होगा कि पूरी यात्रा अपने पुराने स्वरूप में चलती रहे, और फिर भी सरकार अगर इसमें बदलाव करती है तो वह सरकार के सामने अपनी बात जरूर रखेंगे। उत्तरकाशी उन क्षेत्रों में विरोध इसलिए हो रहा है कि जो परंपरागत हमारे मार्ग हैं, जो सदियों से चले जा रहे हैं, जिसके एक आप कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक महत्व है, उन मार्गों में परिवर्तन का लोग विरोध कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जिनको मान लीजिए रामनगर की तरफ से अगर यात्रा करनी हो तो करें, कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन पूरी यात्रा को हम डाइवर्ट कर दें, ये हो नहीं सकता। कुछ चीजें व्यवहारिक नहीं है और जो होने वाली भी नहीं है, तो अनावश्यक एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। चारधाम यात्रा के बढ़ते ट्रैफिक को लेकर जहां सरकार चिंतित है और चारधाम यात्रा के नए विकल्प को तलाश रही है, तो वहीं यात्रा के परिवर्तन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
चारधाम यात्रा के मार्ग परिवर्तन पर पर्यटन मंत्री ने भी सरकार को कई सुझाव दिए हैं, तो व्यापारियों और कई जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि चारधाम यात्रा के मार्ग परिवर्तन पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। सीमांत खटीमा विकासखंड क्षेत्र के सैजना गांव में खेत में धान की रोपाई कर रहे भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहां जांच उपरांत डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। खटीमा के तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण 2 सगे भाई बहनों की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिनके परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। दो ब्रॉड डेड ही लाए हैं, मतलब मृत अवस्था में लाए हैं। उनके परिवार के द्वारा बताया गया है कि खेतों में शायद धान वगैरह का काम कर रहे थे, तो अचानक एक आकाशीय बिजली गिरने से दोनों लोग वहीं खेत पे मृत में गिर पड़े। तब ये यहाँ अस्पताल में लेकर आए इमरजेंसी, जिनके जांच के उपरांत मृत पाया गया है उनको। तथा बाकी का हमने ये लग रहा है, संभावना है ये आकाशीय बिजली गिरी है। सैजना गांव में सुबह 9 बजे के आसपास अचानक आकाशीय बिजली गिरने से जगदीश सिंह राणा जी हैं सैजना के निवासी, उनके पुत्र सुमित राणा और पुत्री सुहावनी राणा की मृत्यु हो गई है, जो अभी करीब 21 से 22 साल के थे बच्चे। तो उनको मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उनको मुआवजा दे देंगे। आकाशीय बिजली घटना में एक व्यक्ति पर 4 लाख का मुआवजा मिलता है, उसी अनुसार कार्रवाई की जा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चंपावत के भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत नेपाल सीमा स्थित बनबसा में SSB और भारतीय सेना के वीर सैनिकों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने 26 राजपूत पलटन बनबसा में सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सेना के जवानों से मुलाकात की और सेना में की गई सेवा के अपने अनुभव साझा किए। भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने भारत नेपाल सीमा पर SSB के मैत्री गेट में क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की। पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे, जहां डामकोठी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निशंक का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए निशंक ने कहा कि अब उनकी ये जिम्मेदारी बदल गई है, वे 24 में से 20 घंटा काम कर रहे हैं। संगठन में जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे बखूबी निभाएंगे। पास तो बच्चा हुआ समय नहीं, मेरे पास तो समय कभी रहा ही नहीं है ऐसा। मैं तो 24 घंटा में से 20 घंटा हमेशा ही कम करता हूँ, हमेशा, और आज भी। लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ा सा बदलती रहती है, और जब जिम्मेदारी होती है तो मैं वो समय तो मेरे पास यदि 48 ने 72 घंटे भी एक दिन में हो तो भी मेरे लिए कम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गूंजी में मास्टर प्लान के तहत शिवधाम बनाने की बात कही है। साथ ही कहा कि इसमें स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में स्वरोजगार भी दिया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है और जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आदि कैलाश में जिस तरह से शिवधाम बनाने की कवायद शुरू की जा रही है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में इजाफा होगा, साथ ही वहां रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुल सकेंगे। जिस तरह से देखा जा सकता है कि उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक राज्य है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है, जैसे मानस खंड माला मिशन का अगर आप बात करते हैं, कुमाऊं के क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, उसी क्रम में ये जो आदि कैलाश है, यहाँ पर अगर शिव धाम बनाने की कवायद जो शुरू करी जा रही है, उससे पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित तौर पर इजाफा होगा, वहां पे रहने वाले लोगों को इससे काफी लाभ भी प्राप्त होगा। तो इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे, क्योंकि वहां शिव धाम बनेगा तो लोग आएंगे, जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। और अगर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करी जाए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस भी राज्य में जाते हैं
वहां के किसी भी एक जगह पर जाकर उस जगह पर्यटन के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जाए, पर्यटन में और इजाफा किया जाए, उसमें वो ज्यादातर ध्यान को केंद्रित करते हैं। ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जिलाधिकारी से जांच की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रवि बहादुर अपनी विधानसभा के कई गांवों का दूषित जल भरकर हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत 650 करोड़ रुपए की योजना में करीब 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। भाजपा के चहेते ठेकेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ रहा है। इतना बजट खर्च करके भी ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। योजना आपने 650 करोड़ की जल जीवन मिशन हरिद्वार को दी है, वो पर्याप्त भ्रष्टाचार है, पूर्ण तरीके से लिप्त है और उसमें 200 से 250 करोड़ का भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा ये है कि ये आपका जल जीवन मिशन का पानी है, ये आपका गढ़मीरपुर का पानी है और ये आपका रोहालकी का पानी है। क्या ये पानी पीने योग्य है? अभी जिला जोई उसमें भी जल जीवन का मुद्दा उठाया गया, उसमें भी बताने का कार्य करा गया कि जल जीवन मिशन फेल है और जल जीवन मिशन के तहत हम ग्रामीणों को प्यासा नहीं रख सकते। हैंडपंप का बजट बढ़ाना चाहिए, जो कि इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। चारधाम यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ती जा रही है। विगत 2 दिनों से बदले मौसम के मिजाज के चलते हल्की बारिश की फुहारों के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री सहित बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों में तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ती जा रही है। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में हल्की बारिश के बाद हुए बादलों के जमघट और सुहावने मौसम के बीच श्रद्धालु दिव्य तप्त कुंड में स्नान करने के बाद भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ सुगमता के साथ अर्जित कर रहे हैं। ब्रह्मकपाल तीर्थ से लेकर देश के पहले ऋतु प्रवासी पर्यटन गांव माणा, मणिभद्रपुर के दर्शनीय स्थलों में तीर्थ यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान श्री हरि नारायण प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर डांग गांव के लोग 2013 से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, पर टैंक से इसे नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण गांव में जल संकट पैदा हो गया है। जनपद मुख्यालय के नजदीक होने पर ही उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरी में उन्हें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है और जब तक पानी की समस्या दूर नहीं होगी, ग्रामीण यही डटे रहेंगे। आंदोलन के नेतृत्व में 18 जून से जिला प्रशासन के खिलाफ, जल संस्थान के खिलाफ, जिला प्रशासन की अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्यप्रणाली के खिलाफ, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम 18 जून से अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह पर बैठे हुए। हमारे गांव में जल जीवन मिशन से पेयजल के टैंक का निर्माण किया गया, पानी के कनेक्शन दिए गए, पाइपलाइन बिछाए गए, लोगों को टोंटियां दी गई, परंतु पेयजल का जो नया टैंक बनाया गया उसको मेन लाइन से कनेक्ट नहीं किया गया। टैंक अभी तक सूखा है। तो इस जिले में अधिकारी किस ढंग से काम कर रहे हैं ये सबके सामने है और इस कड़ी गर्मी में जो है हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। 16 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे जिलाधिकारी को, पर जिलाधिकारी ने अभी तक उनका संज्ञान नहीं लिया। हमारे गाँव में पानी की समस्या है, हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हमें 5 दिन हो गए आज और हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा है। हमारे पास सुबह से प्यासे हैं और गांव में किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। टैंक बने हुए पर पानी नहीं दे। थराली प्रधान संगठन के ग्राम प्रधानों ने खंड विकास कार्यालय के माध्यम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन भेजते हुए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने कहा कि हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में होने हैं, जबकि कोविड-19 महामारी के कारण 2 सालों तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बाधित रहे हैं और कार्य अधूरे पड़े हैं। ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि कोरोना महामारी के इन 2 वर्षों को पंचायतों के 5 वर्ष के कार्यकाल से कहीं जोड़ा जाना चाहिए। कार्यकाल नहीं बढ़ाने पर आंदोलन करेंगे।
की मांग है कि हमारा कार्यकाल कम से कम 2 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि बीच में कोरोना काल के चक्कर में हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, ना प्रस्ताव गांव की बढ़ी थी, ना गांव में खुली बैठकें हुई थी। इसलिए वो जो गांव का जो विकास होना था हो नहीं पाया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम 2 साल हरिद्वार के साथ हमारे पूरे उत्तराखंड का चुनाव एक साथ किया जाए। इसलिए वो कुछ प्रधानियां, क्योंकि महिलाएं बहुत इंटीरियर एरिया में है, इसलिए वो आ नहीं पाए, उनको हो सके सूचना ना मिल पाई। अगला कदम हमारा 1 जुलाई से इसमें चक्का जाम का वो करने का है, तालाबंदी करने का है। तो जैसे हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम आगे का वो करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो प्रदेश प्रधान संगठन ने और पूरे तीनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संगठनों ने जो आज निर्णय लिया था कि आज हम पूरे प्रदेश में ज्ञापन देंगे। पूरे प्रदेश में जितने भी प्रधान संगठन के माध्यम से आज ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा, और जिसमें ये बात सामने आई थी कि कम से कम प्रधान संघ के कार्यकाल को, जो कोरोना के टाइम पे प्रधान संघ का जो कार्यकाल 2 वर्ष लगभग शून्य का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार कोई ना कोई निर्णय जल्द से जल्द निकाले। अन्यथा प्रदेश प्रधान त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का जो संगठन है वो आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है प्रदेश संगठन है, उसके लिए ये हम थराली विकासखंड से भी समर्थन देते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, इस पर हमेशा से कार्य करती रही है। चाहे वह खंडूरी सरकार के दौरान पंचायतों में 50% महिलाओं की भागीदारी का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी का बिल। भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है, संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जो उनकी जितने भी समितियां बनती हैं, प्राथमिक समिति से लेकर के और राज्य स्तर तक की शीर्ष समिति तक, उसमें उन्होंने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ कि इससे सहकारिता के क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।